Kamagade Mitro, this is Puru Januthriya. We was completing class 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इससे संबंधित दो वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे केमिकल जो फार्मूला वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी आयन क्या होता है, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल्स वगैरह ये क्या होते हैं इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अभी अपन बात करेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है, प्रतीकात्मक निरूपण मतलब उसको सिंबॉलिक रूप से लिखना। ठीक है, वो उसका प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक तो रासायनिक सूत्र लिखने से क्या चीज़ें आसान हो जाती है भाई। जाहिर सी बात है, देखो आप लिखोगे NaCl तो क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, है ना। आप बार बार लिखोगे ऐसे सोडियम क्लोराइड प्लस क्लोराइड। ठीक है, या फिर आप लिख दोगे सोडियम क्लोराइड प्लस Cl क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तो ये हो गया सिंबॉलिक, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से, और ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, नहीं तो भाई केमिस्ट्री में तो भाई बहुत लेंदी होती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो उनका रासायनिक सूत्र लिखना बहुत कंपलसरी होता है। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमें उनकी संयोजन क्षमता तो ज्ञात होनी चाहिए भाई। एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया पानी बन गया, नहीं। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु तब मिलके पानी बना है वो। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, तब जाके पानी बना है। तो हमें उसकी संयोजन क्षमता भी याद होनी चाहिए कि H की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, तो -2 को संतुष्ट करने के लिए 2 प्लस के होने चाहिए। ये तो एक ही है, एक और चाहिए तो फिर एक और हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो हमें इसकी संयोजन क्षमता का भी ज्ञान होना चाहिए। संयोजन क्षमता का ज्ञान होगा तभी तो हम उसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कैसे पता कि CH4 का मैं कैसे पता कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो 4 इससे जुड़ गए तो कितना हो गया, इन्होंने मेथिन बना दिया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। जितने वो ग्रहण कर सकता है, जितना वो ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो आपकी जो क्षमता है वो कितनी होगी, 4 रोटी की होगी। कोई 2 रोटी खा सकता है तो उसकी क्षमता 2 रोटी की हो गई। ठीक है, तो वो उसकी क्षमता होती है कि कितनी रोटी वो खा सकता है। उसी प्रकार से इनकी संयोजक शक्ति वो डिपेंड करती है कितनी है, वो कितना ले सकते हैं, तो वो उनकी संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। ठीक है, कि उसके इतने हाथ हैं, इतनी भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ जो है हमारे NCERT में सारणी दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट की, उसको अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं इसके अलावा। सोडियम की कितनी होती है, +1 Na+, पोटेशियम K+1। ठीक है, सिल्वर की Ag+, कॉपर की Cu2+ भी शो करता है कॉपर। ठीक है, अलग अलग शो करते हैं वो अलग बात है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड दिखा रखा है। Mg का 2+, ऐसे तो Mg की ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो Mg की 2+ हो गई, कैल्शियम की 2+, जिंक की 2+, आयरन की 2+, कॉपर की 2+। ठीक है, कॉपर की हाँ ये दे भी रखा है ना, सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम की 3+ होती है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे इसमें ये संयुक्तता कैसे होती है। ठीक है, आगे की कक्षाओं वगैरह में चैप्टर्स वगैरह में, क्योंकि ये डिपेंड करता है उनके अष्टक वगैरह के उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो उनको ज़्यादा सूटेबल होगा वो जो है इन्नेट अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे वो उससे। ठीक है, ये जैसे 3 भाई +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ये होता है इसका मतलब। आयरन Fe3+। ठीक है, ये जो है वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब उस पर प्लस हो रहा है। भाई जैसी किसी चीज़ को रिलीज करेगा तो उसके पास खाली जगह हो जाएगी, पॉजिटिव वैकेंट जगह हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन +1। ठीक है, हाइड्राइड का H-1।
ठीक है। क्लोराइड Cl- और ब्रोमाइड Br-1, ठीक है। आयोडाइड का -1 ये हो गया। ऑक्सीजन का या ऑक्साइड का O2-, ठीक है। सल्फाइड का H2- हो गया। नाइट्राइड का N3-, अमोनियम का NH4+ हो गया। हाइड्रोक्साइड का OH- बाई H, और ये यही तो होता है, मिलता है, सॉरी ये मिलता है यार, मैं गलत जगह कर दिया, ठीक है। नाइट्रेट का NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HO3-, कार्बोनेट का CO3-2-, सल्फाइड का SO3-2-, सल्फेट का SO4-2-, और फॉस्फेट का PO4-3-, ठीक है। इस तरीके से इनकी कुछ संयोजकताएं या परमाणुकता दे रखी है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, जैसे कॉपर का हमने देखा। संयोजकता को कोष्टकों में रोमन संख्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाओं अथवा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। मानव की 2 भुजा होती हैं, हाँ, ऑक्टोपस की 8 होती है, ठीक है। ऑक्टोपस की 1 भुजा मानव की केवल 1 भुजा पकड़ सकती है, ठीक है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? तो 4 को पकड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमंस के कितने? 2, ऑक्टोपस के कितने? 8 है, तो 4 दूनी 8 हो गए, तो 4 ह्यूमंस को वो पकड़ सकता है। तो ठीक है, इससे संयोजकता का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को S से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक ऑक्टोपस ने कितने आदमी पकड़ रखे हैं? ह्यूमंस को 4 को, ठीक है, तो OH4 हो गया। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकता दी गई है, ठीक है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है? आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि Na+ है और Cl- है, प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 Cl लिया है तो वो कहाँ से लेगा भाई, इतना उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो एक ही ले सकता है, उसने एक ले लिया। आप 2 क्लोरीन लिया है उठा के, ठीक है, 2 क्लोरीन लिया है तो 1 क्लोरीन को तो ले लेगा वो, लेकिन दूसरे क्लोरीन को नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हमें संयोजकता का जो है, मतलब आयन की संयोजकता, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके पास कितने पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, कितना वो होल्ड कर सकता है, कितना ले सकता है। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्योंकि धातु और अधातु के संयोग से बनेगा तो पहले हम धातु को लिखेंगे, अधातु को हम बाद में लिखेंगे। जैसे कि देखो कैल्शियम धातु हो गया, ठीक है, ये अधातु हो गया। सोडियम धातु ये अधातु हो गया। कॉपर धातु ये अधातु हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। आयरन ये अधातु। तो पहले हम धातु को लिखेंगे, उसके बाद हम अधातु को लिखेंगे, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातु हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, ठीक है। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातु हैं, कॉपर ये जो है वो धातु हैं, और इन्हें हम बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं, ठीक है। बहुपरमाणुक अगर आयनों द्वारा निर्मित होगा तो क्या करेंगे? जैसे कि जी हो गया Mg2+ और OH का एक कितना होता है? -1, तो 2 OH चाहिए ना, तो उसको हम बाहर लिखेंगे OH2। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना OH2 ऐसे लिख देंगे तो ये फिर 2 हाइड्रोजन माने जाएंगे, 2 ऑक्सीजन नहीं माने जाएंगे, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हम कोष्टक के बाहर उसको लिखेंगे। बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 है तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती भाई। जैसे कि एक ही है तो कोष्टक की आवश्यकता क्या हो? NaOH लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर 2 है, जैसे कि MgOH, अगर 2 है तो हम ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्टली, हमें कोष्टक के बाहर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है।
सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। बिल्कुल, दो अंग है बस उनमें। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को क्या कहेंगे? द्विअंगी यौगिक। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयुक्तताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं। ठीक है, संयोजकता लिखेंगे तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, कि इतनी जरूरत है, और उनको क्रॉस कर देंगे अपन, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, तो ठीक है, हमने हाइड्रोजन लिखा, इधर क्लोरीन लिखा, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। क्लोरीन की कितनी होती है? 1। इनको क्रॉस कर दिया तो H के नीचे यहाँ 1 आ गया, Cl के नीचे 1 आ गया। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? HCl हो गया। ऐसे हमने क्या किया? हाइड्रोजन और सल्फर के केस में किया। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। सल्फर कितनी होती है? 2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो H2S1 हो गया। ठीक है, तो H2S1 हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख, कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, क्लोरीन कितनी होती है? 1। क्रॉस किया, ठीक है, तो क्लोरीन कितने हो गए? 4। कार्बन कितना रहा? 1 हो गया, तो CCl4 हो गया। ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका होता है। उसकी संयोजकता लिखो और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं, क्रिस क्रॉस करके। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl, इसका -1, इसका +2, तो MgCl2 हो गया। भाई न्यूट्रल कर रहा है ना, न्यूट्रल जरूरी है। भाई 2 नेगेटिव के हो गए, 2 नेगेटिव के कौन से हो गए? क्लोरीन। अब 2 नेगेटिव हो गए, 2 पॉजिटिव है, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। भाई 2 है ना, Cl-1 ही है, तो 2 चाहिए, Cl-1 Cl-1, जब भी तो Cl-2 होंगे। Cl-2 Mg+2 को न्यूट्रल कर देंगे, तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए। भाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले नहीं जोड़ सकते हम, Mg+2 और हाइड्रोजन जोड़ दिया इससे। भाई भाई फिर तो बैलेंस करेगा ही नहीं ना, बैलेंस नहीं करेगा तो फिर इश्यू है, जाहिर सी बात है, फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा। संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल होनी चाहिए सारी संरचना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, आवेशों को हम दर्शाते नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ? Al का 3+ होता है, ऑक्सीजन का 2-, तो कितना होगा? Al2O3, तो Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होगा? ये तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, CO हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, Ca2O2 या फिर इसे हम CO सरल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों को क्या करना है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है ना, सोडियम का +1, NO3 का कितना होता है? -1, तो NaNO3 हो गया। भाई वो कोष्टक वाला सिस्टम हो गया ना, फिर बाहर लिख देंगे अपन। ठीक है, कैल्शियम का 1, इधर से OH का 2 हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, ना कि CaOH2। सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोष्टक का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वो दोनों की वैल्यू बराबर है वो। ठीक है, हो गया यहाँ तक। OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं। यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, ना कि एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये सोडियम कार्बोनेट का, इसका सोडियम का +1 CO3 2-, तो Na के 2 CO3 का 1 ही, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, इधर NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है ना, खींचने की। आणविक द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आणविक द्रव्यमान। अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है।
ठीक है, इसका हम आणविक द्रव्यमान का प्रकलन करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। भाई उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सभी के द्रव्यमानों का योग जो होगा वो उसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसा थोड़ी किसी एक को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे H2O है इस अणु का, तो दोनों हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, इन सभी का जो है वेट निकाला जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक है, HNO3 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकाला जाएगा, नाइट्रोजन का निकाला जाएगा और ऑक्सीजन का निकाला जाएगा। यार ये पेंसिल वर्क निकल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन तीनों का निकाला जाएगा। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन 1, ठीक है, प्लस एक जो है वो ऑक्सीजन हो गया, तो कितना हो गया 18 हो गया, 16 और 2 18। ठीक है, इस तरीके से इसका निकल जाएगा। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। भाई सेम प्रोसीजर होता है वो तो, क्योंकि सभी को जोड़ रहा है ना वो। अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। ठीक है, अगर किसी के संघटक आयन है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करेंगे, और नॉर्मल है तो फिर मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, तो Na+Cl- होता है ना ये। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करेंगे: 1 × 23 यूनिट प्लस 1 × 35.5, तो 58.5 हो गया। ठीक है, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 है। ठीक है, तो कैल्शियम का 40, क्लोराइड का 35, तो 35 × 2, तो ये 71 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये 71 हो गया, ये 40 होगा, तो 111 यूनिट हो गया। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की चर्चा या फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।